दोस्तों, आपको बता दें कि बंदूक का इतिहास वाकई में बहुत ही लंबा और पेचीदा है, जिस पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। इसलिए वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देख लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बंदूक को बनाने की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी और किसने बंदूक का आविष्कार किया था। चलिए थोड़ा सा और शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि बंदूक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, जब चीनियों ने 9वीं सदी में बारूद का आविष्कार कर लिया था। हालांकि शुरुआत में वे सिर्फ इसका इस्तेमाल जश्न के मौकों पर धमाके के लिए किया करते थे। फिर कुछ लोगों ने बारूद पर एक अलग तरह का परीक्षण किया। उन्होंने एक लंबे बांस के खोखले में बारूद को डाला और उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कुछ पत्थर के टुकड़े भी डाले और फिर उन्होंने बांस में ऊपर से छेद करके बारूद में आग लगा दी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि बारूद के जलने के बाद पत्थर बहुत तेजी से बम्बू से बाहर निकले, जिसे देखकर उन लोगों के मन में इसका प्रयोग करके हथियार बनाने का विचार आया और यहीं से धीरे धीरे बंदूक बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद ही फायर लाइन्स नामक गन का आविष्कार किया गया। ये भी बम्बू की तरह ही था। इसमें बस थोड़ा सा सुधार करके एक ट्यूब लगा दिया गया जिसमें गन पाउडर भरे जाते थे। फिर यूरोप में गन पाउडर पहुंचने के बाद इसका इस्तेमाल करके कई तरह के छोटे बड़े हथियार बनाए जाने लगे। उस समय इनका इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा तोपें बनाई जाती थीं। फिर 13वीं और 14वीं सदी के दौरान तोपों के छोटे रूप यानी हैंड कैनन बनाए जाने लगे, जिसे आर्क्यूबिस कहा जाता था और इसे ही यूरोप की पहली बंदूक कहा गया था। फिर 14वीं सदी में ही इन बंदूकों में और कई तरह के सुधार भी किए गए और उसे पकड़ने के लिए इसके बैरल के पीछे लकड़ी की बट लगाई जाने लगी और इस तरह की बंदूक को आर्क्यूबिस हैंडगन कहा गया, जो उस समय दुनिया की पहली हैंडगन थी। फिर इस बंदूक को और शक्तिशाली बनाया गया ताकि ये मोटे से मोटे कवच को भेद सके, जिसके चलते इस बंदूक की नली को और लंबा तथा अलग अलग धातु का प्रयोग करके अधिक मजबूत बनाया गया, जिसके बाद इस बंदूक को मस्केट कहा जाने लगा, जो कि आर्क्यूबिस बंदूक का ही मॉडिफाइड वर्जन थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कारगर थी। फिर 15वीं सदी के दूसरे दशक या तीसरे दशक की शुरुआत में ही मैचलॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूकों को बना दिया गया, जिसमें गोली दागने के लिए ट्रिगर दिया जाने लगा था। नहीं तो इससे पहले गोली दागने के लिए बाहर से ही माचिस के जरिए बंदूक की नली में लगे फीते में आग लगाकर इसको दागना पड़ता था। फिर इसी में थोड़ा सा सुधार करके स्नैप मैच लॉक सिस्टम पर काम करने वाली बंदूक को बनाया गया था, जो कि मैच लॉक का एडवांस वर्जन था। फिर 16वीं सदी में बंदूक में और भी कई उन्नति हुई। अब गन पाउडर में विस्फोट करने के लिए बाहर से आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इस तरह की बंदूक को व्हील लॉक ट्रिगर गन कहा जाता था, जिसमें पत्थर के आपस में रगड़ने से पैदा हुई चिंगारी से गन पाउडर में विस्फोट होता था। फिर बंदूकों के समय के साथ और भी सुधार होने लगे। अब बंदूकों को और भी ज्यादा सुरक्षित तथा आधुनिक बनाया जाने लगा था। 17वीं सदी की शुरुआत में बंदूकों के ट्रिगर में कील का प्रयोग किया जाने लगा था। मतलब जहां व्हील लॉक गन में व्हील को पूरा घुमाकर पत्थर से रगड़कर चिंगारी पैदा की जाती थी, वहीं अब बंदूकों की ट्रिगर में स्टील की कील लगा दी जाती थी, जिसे स्प्रिंग के जरिए पीछे खींचकर हुक में फंसा दिया जाता था। फिर जरूरत पड़ने पर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता था, ये कील तेजी से पत्थर से टकराकर चिंगारी पैदा करती थी, जिससे गन पाउडर में विस्फोट होता था और गोली तेजी से फायर हो जाती थी। इस तरह की बंदूक को डॉग लॉक गन कहा गया था। इस बंदूक में सेफ्टी मैकेनिज्म के लिए एक लॉक भी लगाया गया था, जिसे डॉग कहा जाता था, जिस वजह से चिंगारी सीमित जगह तक ही मौजूद रहती थी। ये बंदूक उस समय बहुत ज्यादा मशहूर हो गई थी। इस तरह की बंदूक को किसने बनाया था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता, मगर इसका प्रयोग यूरोप में ही शुरू हुआ था और फिर उस समय यूरोप में इस सिद्धांत पर आधारित कई तरह की छोटी बंदूकें भी बनाई जाने लगीं। फिर 17वीं सदी में ही बंदूकों में और भी उन्नति हुई। अब बंदूकों में फ्लिंट लॉक ट्रिगर सिस्टम आने लगा था। ये तकनीक भी डॉग लॉक सिस्टम का उन्नत रूप ही थी। बस फर्क इतना था कि अब ट्रिगर के सारे सिस्टम को बंदूक की लकड़ी के अंदर छुपा दिया गया था और पहली बार बंदूक में हाफ कॉक और फुल कॉक का मैकेनिज्म बंदूक में लगाया गया। हाफ कॉक का डॉग सिस्टम की तरह एक सेफ्टी मैकेनिज्म था और फुल कॉक में स्टील से बनी कील लगी होती थी, जिसे खींचकर पीछे रखा जाता था और जरूरत पड़ने पर ट्रिगर दबाकर फायर कर दिया जाता था। इस तरह की बंदूक को फ्रांस के गन स्मिथ मार्लिन ले बॉर्जियस ने किंग लुइस के लिए बनाया था। फिर 18वीं सदी तक कई वैज्ञानिक ऐसे पदार्थ की खोज में लगे हुए थे जिससे कि विस्फोट में अधिक सहायता मिल सके। तो आपको बता दें, इसी के चलते अल्फ्रेड नोबेल ने 1860 के दशक में डायनामाइट का आविष्कार किया। हालांकि इनसे पहले तकरीबन सन 1800 में
एडवर्ड कार्ल्स हॉवर्ड ने एक बेहद ही सेंसिटिव एक्सप्लोसिव प्लोमाइनेट मर्क्यूरी की खोज कर दी थी। ये एक ऐसा पदार्थ था जिस पर हल्का दबाव पड़ते ही इसमें आग लग जाती थी। इस खोज के बाद बंदूक के आविष्कार में अलग तरह की क्रांति आ गई थी और फिर 1807 में इसी पदार्थ का इस्तेमाल करके अलेक्जेंडर जॉन फोर्सिथ द्वारा कैप लॉक बंदूक का आविष्कार किया गया था। आपको बता दें कि इस तरह की बंदूक में प्रिकॉशन कैप का इस्तेमाल होता था जो कि कॉपर या जिंक का बना होता था। इसमें एक तरफ से फ्ल्यूमिनेट मर्क्यूरी को भरकर बंद कर दिया जाता और दूसरी तरफ से इसको खुला छोड़ते थे और फिर इसे बंदूक में लगाकर बंदूक की नली से गन पाउडर डाल दिया जाता है और उसके बाद गोली भी डाल दी जाती है। आपको बता दें इस तरह की बंदूक के ट्रिगर में कोई पत्थर नहीं लगा होता है। इसमें सिर्फ एक हैमर होता है जिसे स्प्रिंग की मदद से पीछे खींचकर हुक से फंसा दिया जाता है और फिर जैसे ही ट्रिगर दबाया जाता है हैमर तेजी के साथ परकशन कैप से टकरा जाता है और टक्कर होते ही परकशन कैप में रखे सेंसिटिव पदार्थ फ्ल्यूमिनेट मर्क्यूरी में आग लग जाती है और गन पाउडर से जुड़े होने के कारण गन पाउडर में विस्फोट हो जाता है जिससे गोली फायर हो जाती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय तक यूरोप के कई देशों में कई तरह के युद्ध चल रहे थे। ज्यादातर देश गृह युद्ध की स्थिति से पीड़ित थे और इंग्लैंड कई देशों पर अपना अधिकार जमा कर बैठा था। इसलिए इंग्लैंड जैसे देश को जंग में इस्तेमाल करने के लिए नई और आधुनिक बंदूकों की जरूरत पड़ने लगी। वे ऐसी बंदूकें चाहते थे जिससे उनके कम से कम सैनिकों का बुरा हाल हो, जिसका फायदा उठाते हुए कई बड़े व्यापारी और खोजकर्ता ऐसी बंदूकों को बनाने में जुट गए थे जो काफी उन्नत हों और वे ब्रिटिश सरकार से उनका अच्छा सौदा कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि परक्यूशन कैप की खोज के बाद भी अभी तक बंदूकें मजल लोड पर आधारित होती थीं, मतलब नली के आखिरी हिस्से से ही इनमें बारूद और गोली को डाला जाता था। इस तरह जंग में सैनिकों को बंदूक को दोबारा लोड करने में काफी समय लगता था, लेकिन फिर 1850 के दशक तक इन सब जरूरतों को देखते हुए ब्रीच लोड बंदूकों को बनाया जाने लगा, क्योंकि 1850 में डेनियल वेशन नाम के एक गनस्मिथ ने दुनिया का पहला कारतूस बना दिया था। उन्होंने परक्यूशन कैप और गन पाउडर को ब्रास के एक ट्यूब में भरकर उसके ऊपर बुलेट को लगा दिया। इस तरह से आविष्कार हुआ कारतूस का। इसके आविष्कार के बाद अब बंदूकों में नली से गन पाउडर और बुलेट को डालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसे फायर करने के लिए ब्रीच लोड सिस्टम वाली बंदूकें बनाई जाने लगी थी। उस तरह की बंदूक में सिर्फ बैरल के पिछले हिस्से से कारतूस को डाला जाता था और ट्रिगर दबाने पर ये बंदूकें गोली दाग देती थीं। दोस्तों आपको बता दें कि पहली ब्रीच लोड सिस्टम गन को बनाने का श्रेय इंग्लैंड के विलियम आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है, जिन्होंने सन 1854 में कारतूस के आविष्कार के बाद इस बंदूक को बनाया और फिर तकरीबन 1859 में ब्रिटिश आर्मी ने इन्हीं के तरीके पर काम करते हुए अपनी आर्टिलरी को बनाना शुरू कर दिया था। फिर समय के साथ साथ कई लोगों ने ब्रीच लोड सिस्टम पर काम करते हुए और भी कई तरह की बंदूकें बनाई और उनका अलग अलग नाम से पेटेंट भी होता गया, क्योंकि 19वीं सदी में इतने युद्ध हुए कि वे बंदूकों को और अधिक एडवांस बनाने की मांग में कभी कमी आई ही नहीं। हालांकि आज के समय में जितनी भी बंदूकें आप देखते हैं वो ज्यादातर इसी ब्रीच लोड सिस्टम पर आधारित होती हैं। दोस्तों हम अपनी आगे आने वाली वीडियो में अलग तरह की बंदूकें जैसे रिवॉल्वर, मशीन गन और राइफल जैसी बंदूकों के आविष्कार पर भी वीडियो बनाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। देखने के लिए शुक्रिया।